परीक्षा की तैयारी करते करते हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कभी कभी, और हमें समझ में नहीं आता आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी कंडीशन में कभी भी हताश नहीं होना है, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो पर कभी भी समुंदर को नहीं सुखा सकती। वैसे ही आपको आगे बढ़ने से आपके अलावा कोई दूसरा बंदा रोक ही नहीं सकता है। तो चलिए, इन्हीं विचारों के साथ मैं सुचिता गढ़ेवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के MCQ अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित होंगे। तो हमारे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कायथा किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कायथा किसे कहा जाता है या कायथा क्या है। तो कायथा जो है वो एक स्थल है, और यह स्थल जो है यह ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। अब ये देखना है कि किस नदी के किनारे स्थित है। बेतवा, काली सिंध, नर्मदा और केन। तो जो कायथा है वह बेतवा नदी के किनारे है, और यहाँ से एक मृतभांड प्राप्त हुए हैं। ये मृतभांड दिखाई दे रहा है। मृतभांड का मतलब क्या होता है? देखो, मृत भांड, इसका मतलब होता है मिट्टी के जो घड़े होते हैं उन्हें ही मृतभांड कहा जाता है। तो मिट्टी के घड़ों को मृतभांड कहा जाता है। और कहाँ से प्राप्त हुए? तो कायथा से प्राप्त हुए। कायथा जो है वो उज्जैन के समीप है। इसके साथ ही साथ में वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कायथा से हमें एक मृतभांड परंपरा देखने के लिए मिलती है, जिसे कहा जाता है मालवा की मृतभांड परंपरा। इसमें क्या होता है? गुलाबी कलर के मृतभांड बनाए जाते हैं और इन्हें काले रंग से रंगा जाता है, या फिर काले रंग के मृतभांड बनाए जाते हैं और इन्हें गुलाबी कलर से रंगा जाता है। इनमें चित्रकारी की जाती है विभिन्न तरह की। शतपथ ब्राह्मण में मध्य प्रदेश का वर्णन किस नाम से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो यह एक पौराणिक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में मध्य प्रदेश का वर्णन मध्य भारत, रेवोत्तर, हृदय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का वर्णन जो है वो शतपथ ब्राह्मण में रेवोत्तर और दक्षिणापथ के नाम से है। रेवोत्तर का अर्थ होता है रेवा के उत्तर में, अर्थात नर्मदा के उत्तर में, और दक्षिणापथ का मतलब होता है कि दक्षिण की पथ की तरफ, मतलब जो दक्षिण की ओर लेके जा रहा है वो क्षेत्र दक्षिणापथ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मंधाता नगरी की स्थापना किस शासक ने की थी? जैसे ही मंधाता की बात आ रही है, आपको याद हो गया होगा कि मुचुकुंद की हमने बात की थी क्लास पढ़ाते टाइम। तो मुचुकुंद ने यहाँ पर मंधाता की स्थापना की थी, और यही वर्तमान का खंडवा है। तो राजा मुचुकुंद यहाँ पे सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी। जब राजा मुचुकुंद की हम बात करें तो राजा मुचुकुंद की एक बहुत ही ज्यादा फेमस कहानी आपने सुनी होगी। वो कहानी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि कालिया वन का एक राक्षस था, और ये जो राक्षस है इसे भगवान श्री कृष्ण के साथ इसका युद्ध चल रहा था, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो युद्ध का रण छोड़कर भागने लगते हैं, और वहां से प्रभु का नाम रणछोड़ रख दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ में जब भगवान भागते हैं तो भागने के बाद भगवान एक गुफा के अंदर जाते हैं, और उस गुफा में राजा मुचुकुंद सोए हुए थे, और जो राक्षस था उसे लगा भगवान कृष्ण यहाँ पर आकर ओढ़ के सो गए हैं, और वो उन्हें लात मार के उठाने की कोशिश करता है। और राजा मुचुकुंद जो है वो साधु बन चुके थे, और उनकी क्रोधाग्नि से वो राक्षस भस्म हो जाता है। यह कथा हमें पुराणों में देखने के लिए मिलती है। तो ये वही राजा मुचुकुंद है जिन्होंने मंधाता की स्थापना की। अब दिमाग में ये चीजें आती हैं कि ये इतने समय पहले कैसे आए। देखिए, राजा मुचुकुंद जो है वो मंधाता खंडवा के राजा थे, और इसके साथ ही साथ में देवताओं ने इनसे मदद मांगी असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। राजा मुचुकुंद देवताओं के साथ स्वर्ग चले गए, और उस समय वहां का जो टाइम पीरियड था वहां पे देवताओं के साथ इन्होंने पूरे 1 साल तक युद्ध किया। और जब पूरे 1 साल उन्होंने युद्ध किया तो इस समय पृथ्वी में कई युग और कई कल्प बीत गए। और इसके बाद जब राजा वापस आए, इन्होंने देखा कि इनका परिवार का कोई नहीं बचा, इनका संसार कुछ नहीं रहा, यहाँ पे वंश बदल गए, यहाँ पे लोग बदल गए, युग बदल गए। तो राजा मुचुकुंद ने निद्रा में जाने का निश्चय लिया, और इस कारण वो निद्रा में चले गए, और इनकी निद्रा को भंग करने वाले को श्राप था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी उनके क्रोधाग्नि से। तो इस कारण भगवान श्री कृष्ण जो है इस राक्षस को यहाँ पर लेके आए। तो इस प्रकार से राजा मुचुकुंद की कहानी हम देखते हैं कि राजा मुचुकुंद कौन थे और इनके साथ क्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
महाभारत कालीन चेदी महाजनपद का तात्कालिक समय में राजा कौन था? ये पौराणिक समय की बात चल रही है। श्री कृष्ण, सहस्त्रार्जुन, शिशुपाल और पुरुकुत्स। देखिए, जैसे ही बात हो रही है कि चेदी महाजनपद, तो चेदी महाजनपद जो है वो महाभारत कालीन शिशुपाल का नगर था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका शिशुपाल सही हो जाएगा। जब भी हम शिशुपाल की बात करते हैं तो शिशुपाल के बारे में भी हमें एक पौराणिक कथा सुनाई पड़ती है। ये पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है कि शिशुपाल के जन्म के कुछ समय पश्चात ही तय हो गया था इनकी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होगी, और भगवान श्री कृष्ण से इनकी माता ने वचन भी लिया कि ये शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करेंगे और इसके बाद में शिशुपाल की हत्या करेंगे या शिशुपाल का वध करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियों को सहन किया, अपने ऊपर लिया, और इसके बाद 101वीं गाली जैसी शिशुपाल ने बोलने के लिए मुंह खोला, भगवान श्री कृष्ण से अपने सुदर्शन से इसका वध कर दिया। तो शिशुपाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के चेदी महाजनपद वाले क्षेत्र से शिशुपाल का सीधा सीधा संबंध था। कालिदास ने दशार्ण का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? दशार्ण की जब हम बात करते हैं तो कालिदास जो है, ये महाकवि कालिदास, इनकी बहुत सारी रचनाएं फेमस है, जिसमें से रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम आदि प्रमुख रचनाएं हैं। रघुवंशम में कालिदास जी ने दशार्ण का वर्णन भी किया है। नगरों के पुराने नाम और नगरों के नए नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। ये सही जोड़ी है। अब इसमें आपको सही जोड़ी में बताना है कि कौन से क्षेत्र को क्या कहा जाता था। दमोह, विदिशा, निमाड़, ग्वालियर, बघेलखंड, दशार्ण, पवाया, कारुष देश, अनूप देश और टुंडीकेर। देखिए, जब हम बात करते सबसे पहले जो चीज सरल हो, जो चीज याद हो, वहां से शुरू करेंगे। तो ग्वालियर को कहा जाता था पवाया। अब ग्वालियर को कहा जाता था पवाया, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि अगर 4 का 2 है तो 4 का 2 एक यहाँ पे है और 4 का 2 एक यहाँ पे है, तो 2 जो है पहले ही एलिमिनेट हो गए। फिर निमाड़, निमाड़ को कहा जाता था अनूप देश। अब 3 का 4 हो गया, तो 3 का 4 कहाँ पे स्थित है? यहाँ पर स्थित है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। और बाकी सबको अब हम लगा लेते हैं। दमोह को कहा जाता था टुंडीकेर, विदिशा को कहा जाता था दशार्ण, बघेलखंड को कहा जाता था कारुष देश, और बाकी हमने ऑलरेडी लगाए हुए थे पवाया और निमाड़ को। तो पवाया कहा जाता था ग्वालियर को और निमाड़ कहा जाता था अनूप देश को। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अवंती महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती, ये गलत लिखा है, ये वेत्रावती होगा। सरस्वती, वेत्रावती, रेवा और गंगा। जो वेत्रावती नदी है ना, इसी नदी के किनारे, अर्थात अभी की बात की तो अभी की बेतवा नदी के किनारे अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इस अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थी, एक थी उज्जैनी और दूसरी थी महेशमती। अवंती महाजनपद वही है जहां पे मौर्य वंश का शासन रहा है। इसके साथ ही साथ में बिंदुसार के समय में अशोक यहाँ का प्रांतपाल भी था। और ये जो है, ये अवंती महाजनपद के सिक्के हैं। मौर्य वंश के समय अशोक अवंती का प्रांतपाल था, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। यह किस जगह मिलता है ये साक्ष्य कि इस समय में जो अशोक है वो अवंती का प्रांतपाल था? ऑप्शन है जावक कथाएं, भगवती सूत्र, महावंश और दीपवंश और कुमार संभवम। ये सारी किताबें हैं, ये अशोक हैं, और इनका वर्णन जो है वो मिलता है महावंश और दीपवंश में कि सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार के समय में अवंती जैसे क्षेत्र के प्रांतपाल थे। इसके अलावा सम्राट अशोक जी का विवाह जो था वो भी मध्य प्रदेश के ही क्षेत्र से हुआ था। विदिशा के एक व्यवसायी की पुत्री कुमार देवी के साथ हुआ था। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाओं की हम बात करते हैं तो खंडवा, इटारसी, धार और मंदसौर। तो बाघ की गुफाएं जो है वो धार जिले में स्थित है। धार जिले की भी तहसील कुक्षी के अंतर्गत ये बाघ की गुफाएं स्थित है। गुप्त काल से संबंधित गुफाएं हैं। बाघ या फिर बाघिन नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा महल पाएंगे? मध्य प्रदेश के किस जिले में सतखंडा महल स्थित है? ये महल है, ऑप्शन देखते हैं, छतरपुर, दतिया, मुरैना और टीकमगढ़। तो सतखंडा महल जो है वो दतिया जिले के अंतर्गत आता है, और दतिया
किस संभाग में लगता है? तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत लगता है। ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 5 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाज बहादुर का महल खालिस्तान में पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है? यह है बाज बहादुर का महल। ये जो बाज बहादुर है ये मालवा के शासक रहे हैं और मालवा में भी किसके? मांडू वाले क्षेत्र के शासक रहे हैं। इनकी रानी रूपमती थी। इनकी लड़ाई अकबर के साथ हुई थी। इसके अलावा इन्होंने रानी दुर्गावती पर भी बहुत बार हमले किए थे, परंतु विजय नहीं हो पाए थे, जीते नहीं थे। ऑप्शन है रानौद, मांडू, सोनधारी और सादुलपुर। जब बात कर रहे थे हम कि बाज बहादुर के महल की, तो यह मांडू में स्थित है और मांडू का बहुत ही ज्यादा प्रमुख महल भी है ये। पांडा गुफाएं खालिस्तान में पाई जाती हैं। मुरैना, उमरिया, बाघ और पचमढ़ी। पांडव गुफाओं की जब हम बात करते हैं तो उसका सही आंसर हो जाएगा पचमढ़ी में स्थित है। पांडव गुफाएं जो है ये पचमढ़ी में स्थित है। इसके साथ साथ में पचमढ़ी कहाँ है? तो महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। जिला लगता है हमारा होशंगाबाद और यहीं पर जो है एक प्रपात है जिसका नाम है रजत जल प्रपात, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। राजवाड़ा खालिस्तान में स्थित है। राजवाड़ा कहाँ पर स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और रतलाम। जब राजवाड़ा की बात करते हैं तो राजवाड़ा एक महल है जो कि इंदौर के अंदर स्थित है। ये है राजवाड़ा महल। ये बहुत ही ज्यादा विशाल महल है। इसके जस्ट सामने में देवी अहिल्याबाई की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देवी अहिल्याबाई की मूर्ति है और ये महल जो है 7 मंजिला महल है। इसके साथ ही साथ में ये लकड़ी और मार्बल दोनों से मिलके बना है। इसे 3 बार जलाया भी गया है दंगों के तहत। तो ये है इंदौर जिले में स्थित। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल ग्वालियर में स्थित नहीं है? गुजरी महल, जयविलास महल, जहाज महल और मानसिंह महल। जब बात करते हैं ग्वालियर की, तो ग्वालियर वह क्षेत्र है जहां पर भारत का जिब्राल्टर अर्थात ग्वालियर का किला स्थित है। इसके अलावा यहां पर तोमर वंश का शासन रहा है, तो मानसिंह तोमर का मानसिंह महल भी यहां पर स्थित है। और मानसिंह तोमर की ही रानी गुजरी रानी थी, तो इस कारण से गुजरी महल भी यहां पर स्थित है। तो गुजरी महल, जयविलास महल और मानसिंह महल तीनों ही ग्वालियर पर स्थित हैं। आई बात जहाज महल की, तो जहाज महल जो है यह ग्वालियर पे स्थित नहीं है बल्कि मांडू पे स्थित है। ये महल बहुत ज्यादा फेमस है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये महल है और इस महल के एक तरफ में झील है और दूसरी तरफ में भी झील है और दोनों तरफ झील होने के कारण यह महल दूर से जहाज की तरह दिखाई देता है। ये महल है तो दूर से जहाज की तरह दिखाई देने के कारण इस महल का नाम जहाज महल रख दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? इसका आंसर अभी 2 सेकंड पहले मैंने दिया था। बांधवगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला, रायगढ़ का किला और ग्वालियर का किला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर तोमर वंश का शासन रहा है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मान मंदिर भी स्थित है। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? सांची स्तूप की जब हम बात करते हैं तो यह रायसेन में स्थित है। इसके अलावा सांची स्तूप विश्व धरोहर में भी शामिल है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। यह 3री शताब्दी में बनवाया गया था। इसके अलावा इसे गुप्त काल में इसके पहले इसे काकनाट भी कहा जाता था। इसकी शैली जो कि सजावट की शैली है वो भरहुत शैली कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, 3री शताब्दी में इसे बनवाया गया था। मध्य प्रदेश में किस जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन अनुसंधान स्थित है? जब बात कर रहे हैं भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन अनुसंधान की, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और कटनी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में यह संस्थान स्थित है। रूपमती मंडप खालिस्तान में स्थित है। रानेह, राजनगर, देवगढ़ और मांडू। देखिए रूपमती की जैसी बात होती है तो रानी रूपमती से आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम बाज बहादुर की बात कर रहे हैं और बाज बहादुर की पत्नी रानी रूपमती की बात कर रहे हैं। तो रानी रूपमती का संबंध मांडू से था, इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर डी मांडू सही हो जाएगा।
मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल है। कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा हो गया खजुराहो, दूसरा हमारा हो गया सांची स्तूप और तीसरा हमारा हो गया भीमबेटका। सबसे पहले किसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आपको 2 मिनट बाद मिलेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने पूछा हुआ है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? असीरगढ़ का किला, गिन्नौरगढ़ का किला, मांगी तुंगी और गढ़कुंडार। देखिए, जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में क्या स्थित नहीं है, तो असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। गिन्नौरगढ़ का किला भी है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। मांगी तुंगी और गढ़कुंडार, तो गढ़कुंडार भी मध्य प्रदेश में है, तो ये भी गलत। तो मांगी तुंगी सही आंसर होगा, क्योंकि मांगी तुंगी जो स्थल है यह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। यह जो स्थल है ये बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे भगवान ऋषभ देव की बहुत ही ज्यादा ऊंची प्रतिमा को रखा गया है और यह एक बहुत ही ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी कि बहुत ज्यादा ऊंची प्रतिमा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बौद्ध धर्म का एक पवित्र शहर के रूप में विख्यात है? बौद्ध धर्म के पवित्र शहर की बात करेंगे, सांची, खजुराहो, विदिशा और सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांची, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से मांडू में क्या स्थित है? अशरफी महल, रूपमती महल, जहाज महल, उपयुक्त सभी। देखिए, जैसे हम मांडू की बात करते हैं तो मांडू को महलों की नगरी भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ में सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। यह धार जिले में स्थित है। मांडू में सर्वाधिक महल और नगर हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में मांडू जो स्थल है यहाँ पर अशरफी महल, हिंडोला महल, जहाज महल, बाज बहादुर का महल, रानी रूपमती का महल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस कारण से उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। पचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? देखिए, जैसे ही पचमढ़ी की बात आ रही है होशंगाबाद पे स्थित है, महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। तो हमारा मैकाल, धूपगढ़, महादेव, तो महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे बिन भी होना चाहिए था। मोहम्मद बिन तुगलक, पेशवा बाजीराव, अकबर और शाहजहां। तो धार के किले की बात हो रही है, तो धार का किला जो है यह धार जिले में स्थित है। किसने निर्माण करवाया था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये आए थे एक बार शिकार करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ समय रुके थे, तो उन्होंने ही यहाँ पे धार के किले का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल मध्य प्रदेश का प्रथम स्थल कौन सा है? देखिए, यूनेस्को ने क्या किया है, अपनी एक विश्व धरोहर की सूची बनाई है, जिसमें उसने विभिन्न विश्व धरोहरों को शामिल करके रखा हुआ है। इन शामिल विश्व धरोहरों में मध्य प्रदेश का वह स्थल जो सबसे पहली बार शामिल हुआ वो कौन सा है? ऑप्शन है सांची, भरहुत, भीमबेटका और खजुराहो। तो पहली चीज तो भरहुत स्तूप शामिल नहीं है, तो ये पहले ही कट गया। बचे 3, सांची, भीमबेटका और खजुराहो। तो इसमें से जो खजुराहो है, अर्थात यहाँ पे ये वाला जो फोटो है जो कि खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का है, तो खजुराहो को सबसे पहले विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। खजुराहो को सबसे पहले शामिल किया गया, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी खजुराहो। मध्य प्रदेश में बिलौआ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जब बिलौओं की गुफाएं आपसे पूछ रहा है, सीहोर, रायसेन, देवास और इसके साथ साथ में ग्वालियर। तो बिलौआ की जो गुफाएं हैं ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, परंतु ग्वालियर जिले के अंतर्गत ये आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ग्वालियर। राहतगढ़ का किला कहाँ स्थित है? देवास, धार, सागर और रीवा। राहतगढ़ का जो किला है यह मध्य प्रदेश में सागर जिले में स्थित है। देखिए, जब हम सागर को देखते हैं तो बहुत ज्यादा राहत फील होती है, मतलब रिलैक्स फील होता है सागर को देखने के कारण। तो आपको याद रखना है कि सागर जिले में राहतगढ़ का किला स्थित है। यह किला है। यदि आप डचेस झरना, महादेव पहाड़ी, अप्सरा विहार और पांडव गुफाओं को देख रहे हैं तो आप कहां पर स्थित हैं? उज्जैन, मांडू, भोजपुर, पचमढ़ी। बहुत सिंपल है। देखिए, पांडव गुफाएं जो है वो पचमढ़ी में स्थित है। डचेस झरना,
महादेव पहाड़ी भी और अप्सरा विहार भी, सब कुछ पचमढ़ी में स्थित है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा, पचमढ़ी। और ये आपको रजत जलप्रपात दिखाई दे रहा है। आप करेरा जाएं तो निकटतम पर्यटन स्थल कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, धार, सिंगरौली, सीधी और रीवा, इसके अलावा भोपाल, विदिशा और रायगढ़। तो जब हम करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य की तरफ में जाते हैं, करेरा अभ्यारण्य में जाते हैं, तो हमें ग्वालियर, शिवपुरी और मुरैना जो है सबसे नजदीक मिलेगा। इस कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? जबलपुर, शहडोल, शिवपुरी और पन्ना। जैसे ही हम भेड़ाघाट की बात करते हैं तो ये भेड़ाघाट की फोटो लगी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा भव्य स्थल है और नर्मदा नदी यहाँ से भव्यता में बहती है। इसके अलावा ये यहाँ पे विशाल आकार ले लेती है और ये छोटे छोटे आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। आप समझ सकते हैं कि जब लोग इतने छोटे दिखाई दे रहे हैं तो इस पहाड़ का एरिया लगा सकते हैं और नर्मदा नदी की विशालता यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं। यह कहाँ स्थित है? जबलपुर, शहडोल, शिवपुरी और पन्ना। तो यह जो है जबलपुर में स्थित है और भेड़ाघाट में ही एक जलप्रपात है जिसे कहा जाता है धुआंधार जलप्रपात, क्योंकि नर्मदा नदी यहाँ से इतने तेज प्रवाह में बहती है कि बिल्कुल सिर्फ धुआं दिखाई देता है। इस कारण से इसका नाम धुआंधार जलप्रपात रखा गया। इस प्रकार से हमारी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से संबंधित सेकंड क्लास के 30 एमसीक्यू समाप्त होते हैं। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा यदि आप हमारी क्लासेस कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना इसे प्रेस किए आपको पता नहीं चलेगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी हमारी वीडियो की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।